Hello students, how are you all? I hope you are fine. Myself Krutika Mali and I have been teaching you solution chapter since my last 3 lectures, and today is part 4 of my solution chapter series. In our last lecture we have covered Henry's law, Raoult's law, and numerical based on Henry's law as well as Raoult's law. So my today's first topic is Raoult's law as a special case of Henry's law. राउल्ट ने एक लॉ दिया था, हेनरी ने भी एक लॉ दिया था. उन दोनों के लॉ में कुछ सिमिलैरिटीज़ थी. अगर आप लोगों ने दोनों लॉज अच्छे से पढ़े हैं तो आपको ये सिमिलैरिटीज़ के बारे में मालूम पड़ेगा कि ये दोनों लॉ काम करते हैं वेपर प्रेशर पे, पार्शियल वेपर प्रेशर के ऊपर काम करते हैं, और दोनों के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ थी. ओके, तो आगे चल के जब राउल्ट ने अपना लॉ दिया और दुनिया को पता चला कि अरे ये तो हेनरी के लॉ जैसा ही है, तो फिर पता चला कि राउल्ट के लॉ में कुछ नया इन्वेंशन, कुछ नया डिस्कवरी नहीं था. सिर्फ इतना फ़र्क था कि राउल्ट का लॉ अप्लीकेबल है फॉर लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ सिस्टम. मतलब एक ऐसा सोल्यूशन के जिसमें सोल्यूट सॉल्वेंट बोथ आर इन लिक्विड स्टेट. Then Raoult's law is applicable for such system while we are having a gas dissolved in liquid. Henry's law is about gaseous solute in liquid. ओके, तो हेनरी का लॉ एप्लीकेबल है गैस इन लिक्विड टाइप ऑफ सिस्टम के ऊपर, और राउल्ट का लॉ एप्लीकेबल है लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ सिस्टम पे. और दोनों के स्टेटमेंट्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मैच करते हैं. दोनों ने बोला था कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स सॉल्युबिलिटी इन मोल फ्रैक्शन. So we can say P is proportional to chi. Henry had put Kh as Henry's constant to remove proportionality. So we get the P is equals to Kh into chi, where P is partial vapor pressure of the gas, Kh is Henry's constant, and chi is solubility in mole fraction. While Raoult gave us a law that partial vapor pressure of any component, let's say component 1, is directly proportional to mole fraction of that component. If we say P1, then P1 is directly proportional to chi1, and similarly for component 2, P2 is directly proportional to chi2. So we can say after removing proportionality, Raoult had put P01 and P02. In my last lecture I have already taught you what P01 and P02 are. They are proportionality constant, but they are also partial vapor pressure of component 1 and 2 respectively, but in their pure state. जब वो अपने आप में प्योर होते हैं, जब दोनों को मिक्स करके सोल्यूशन नहीं बनाया हुआ है, उस टाइम का पार्शियल वेपर प्रेशर, जिसको हम नॉट लगा के बताएंगे, इज कॉल्ड पार्शियल वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, P01, P02. तो यहाँ पे आप लोग दोनों स्टेटमेंट्स को, दिस इज हेनरीज लॉ, दिस इज राउल्ट्स लॉ, you can compare both laws and you can conclude that कि दोनों का स्टेटमेंट एक ही चीज़ बताता है, just the difference is about proportionality constant. हेनरी ने KH दिया था और राउल्ट ने P01 एंड P02 दिया. सो दैट इज ओनली डिफरेंस बिटवीन proportionality constants. So value of KH differs from value of P01 and P02, and that's why we can say that Raoult's law is not a very new discovery. It is just a special case of Henry's law. Okay, so you must know कि दोनों के अंदर कुछ डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का है. फाइन, आई होप यू गॉट द पॉइंट. नेक्स्ट टॉपिक इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. नाउ वी हैव चेंज्ड आवर सोल्यूशन. हमने अपना सिस्टम चेंज कर लिया. पहले हेनरीज लॉ जब पढ़ा था तब हमने बात की गैस इन लिक्विड के बारे में, राउल्ट का लॉ पढ़ा तब हमने बात की लिक्विड लिक्विड के बारे में, और अब हम लोग बात करने वाले हैं सॉलिड इन लिक्विड के बारे में. आप बोलोगे मैम एक एग्जांपल दे सकते हो? यस ऑफ कोर्स, शुगर इन वाटर, यूरिया इन वाटर. ओके, आपको सॉलिड कंपोनेंट लेना है जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है, पर यहाँ पे
एक चीज़ है कि जो मेरा कंपोनेंट सॉलिड है वो वॉलेटाइल नहीं होगा। यू ऑल नो व्हाट वॉलेटाइल कंपोनेंट इज, जो इजीली वेपर फॉर्म करता है वो। ओके, आप शुगर का एग्जांपल अपने माइंड में लेके चल सकते हो। शुगर के अंदर पता है क्या होता है, आप उसको डिज़ोल्व करते हैं। आप मान लीजिए आपने एक ग्लास के अंदर शुगर डाला और स्पून से स्टर किया और वो डिज़ोल्व हो गया, आपने फिर से डाला, स्पून से स्टर किया, डिज़ोल्व हो गया। ऐसा आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया शुगर का। ओके, और अगर आपका शुगर डिज़ोल्व नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा गैस पे उसको चलाओगे तो वो शुगर डिज़ोल्व हो जाएगा, राइट। टेम्परेचर बढ़ाने पे जो शुगर अब तक डिज़ोल्व नहीं हो रहा था वो हो जाएगा, आपको सैचुरेटेड सोल्यूशन मिल जाएगा। पर आगे भी आप उसको बॉईल करते रहोगे तो आप चाहे कितना भी उसका टेम्परेचर बढ़ा लो, उसका वेपर फॉर्म नहीं होने वाला। हैव यू ऑब्जर्व कि शुगर को बहुत ज़्यादा देर तक आप गर्म करोगे, हिलाओगे तो उसका शुगर सिरप बन जाएगा, जो हम लोग स्वीट्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। बट कभी भी शुगर वेपर फॉर्म नहीं करता। सो वी कैन से कि यहाँ पे जो हमारा सल्यूट है वो कैसा है, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड कंपोनेंट है, राइट। तो ऐसे ही एक नॉन वॉलेटाइल सॉलिड कंपोनेंट हमने लिया है और उसको 1 मोल सल्यूट और 1 मोल सॉल्वेंट लेके एक सोल्यूशन बनाया है, दैट वी हैव पुट इन दिस कंटेनर। दिस कंटेनर इज हैविंग 1 मोल सल्यूट एंड 1 मोल सॉल्वेंट एंड आई एम हैविंग वन अनदर कंटेनर विच इज हैविंग प्योर सॉल्वेंट। ओके, यहाँ पे 2 कंटेनर रखे हुए हैं, दोनों की कैपेसिटी सेम है, दोनों के अंदर सब कुछ सेम है। जस्ट डिफरेंस is that in the first container I am having only pure solvent, while in another container we are having 1 mole solute and 1 more solvent. So now the comparison is between pure solvent and solution. दोनों को हम लोग सेम टेम्परेचर पे रखते हैं। सपोज कर लो कि एक कंटेनर के अंदर सिर्फ पानी लिया हुआ है और दूसरे कंटेनर के अंदर पानी और शुगर दोनों को मिक्स करके वो लिया हुआ है, दोनों को ऊपर से कवर कर दिया ऐसे क्लोज सिस्टम बनाने के लिए। तो हम लोग क्या देखेंगे कि आफ्टर सम टाइम वी विल सी वेपर, कि दोनों के अंदर वेपर फॉर्म होती है। बट आवर ऑब्जर्वेशन विल बी दैट के इन दिस केस वी विल हैव मोर वेपर, while in case of solute mixed with solvent means in case of solution we are having less vapor। यहाँ पे ज़्यादा वेपर बनी है, यहाँ पे कम वेपर बनी है। तो उसकी वजह से, क्योंकि वेपर ज़्यादा है तो उस कंटेनर में वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो वी ऑब्जर्व कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, व्हाट डू वी ऑब्जर्व, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज हायर देन वेपर प्रेशर ऑफ solution। If we call component 1 in pure state, only solvent, we call it P01. If we say solution is having vapor pressure P1, तो हमें हमेशा P01 का वैल्यू ज़्यादा मिलेगा। किसका प्रेशर ज़्यादा मिलेगा, प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर ज़्यादा होगा कंपेयर टू दैट ऑफ सल्यूशन विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग नॉन वॉलेटाइल सॉलिड इन लिक्विड। ओके, तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, सबके दिमाग में ये होगा कि प्योर सॉल्वेंट लिया उसके केस में वेपर प्रेशर ज़्यादा क्यों हुआ और सॉल्यूशन वाले केस में कम क्यों हुआ। द रीज़न इज़ कि जिसमें प्योर सॉल्वेंट है उसकी सरफेस के ऊपर सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे। सी, सारे मॉलिक्यूल्स ब्लैक लाइन से बनाए हुए हैं, ब्लैक मार्कर से बनाए हुए हैं, मतलब ये सारे वाटर के कंपोनेंट्स हैं, सारे मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं। और हम लोग जानते हैं वाटर इज़ वॉलेटाइल लिक्विड, तो वो वेपराइज होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा वेपर बनाएगा। बट इन केस ऑफ सॉल्यूशन देखो सरफेस के ऊपर कुछ कुछ रेड मॉलिक्यूल्स भी हैं, रेड मॉलिक्यूल्स है सॉल्यूट के और ब्लैक मॉलिक्यूल्स है सॉल्वेंट के। तो जो सॉल्वेंट है वही यहाँ पे वेपराइज होने वाला है, सिर्फ पानी ही वेपर बनाएगा। शुगर यहाँ पे बिल्कुल वेपर बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एज अ रिजल्ट क्योंकि शुगर कोई वेपर नहीं बना रहा है तो यहाँ पे कंपैरेटिवली कम वेपर बनेगी। समझ आ रहा है ये पॉइंट आपको, यहाँ पे वेपर कम क्यों बन रही है, क्योंकि यहाँ पे ऑन द सरफेस
some space is occupied by solute as well as solvent, and because solute is non-volatile, it will not form any vapor. As a result, vapor pressure of solution will be lower than the vapor pressure of pure solvent. इसी को बोलते हैं decrease in vapor pressure. So we observe there is a decrease in vapor pressure, and ये डिक्रीज कितना होगा, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम आएगा, तो वो कितना कम आएगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ऑन द क्वांटिटी ऑफ नॉन वॉलेटाइल सल्यूट. आपने शुगर कितना डाला है, 1 मोल डाला है, 2 मोल डाला है, 5 मोल डाला है. ऐसा क्यों? क्योंकि जितना आपका सॉल्यूशन में शुगर ज़्यादा होगी उतने सरफेस पे शुगर के मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे. जितने शुगर के मॉलिक्यूल्स ऑन सरफेस ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे उतना वेपर कम फॉर्म होगा, क्योंकि वो तो वेपर फॉर्म करने ही नहीं वाला. तो ऑन द सरफेस वाटर के मॉलिक्यूल्स कम आ सकेंगे, और जितने कम वो आएंगे उतना वेपर कम बनेगा. मतलब 1 मोल शुगर डाल के मैंने वेपर प्रेशर चेक किया, तो वो जितना भी होगा उसे 2 मोल 5 मोल, जैसे मैं शुगर ज़्यादा डाल रही हूँ वैसे वैसे वेपर प्रेशर और कम आता जा रहा है. एंड इट इज़ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर. यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने 1 मोल शुगर डाल के वेपर प्रेशर चेक किया या 1 मोल यूरिया डाल के चेक किया, दोनों 1 मोल है. ओके, तो दोनों के केस में जो डिक्रीज आएगा वेपर प्रेशर का, इट विल बी सेम इन बोथ द केसेस. मतलब ये जो डिक्रीज आ रहा है वेपर प्रेशर का, वो डिपेंड करता है सिर्फ क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट के. आपने सॉल्यूट कितना डाला है, 1 मोल डाला, 5 मोल डाला, 5 मोल डाला है तो और कम आएगा. ओके, बट इट इज़ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नेचर. उसको यूरिया है या शुगर है या कोई और सॉल्यूट है, वो नॉन वॉलेटाइल है, बस इतना इनफ है, वो उसके नेचर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो दिस इज़ कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जिसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न इज राउल्स लॉ फॉर सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सोल्यूशन. आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में आप लोग राउल्ट का लॉ 2 बार पढ़ेंगे. एक बार आगे जो मैं पढ़ा चुकी हूँ अपने लास्ट पार्ट के अंदर, वो है फॉर लिक्विड टाइप ऑफ सिस्टम. एक ऐसे सिस्टम के जिसके अंदर दोनों लिक्विड है, दोनों वॉलेटाइल लिक्विड्स है, दोनों पार्टिसिपेट करेंगे वेपर प्रेशर फॉर्म करने में, और आपको पी टोटल फाइंड करना है, राइट, बाय एडिंग P1 एंड P2. वाइल इन दिस केस इट इज सॉलिड इन लिक्विड, मतलब आपके 2 कंपोनेंट है, पर उसमें से एक कंपोनेंट कैसा है, सल्यूट जो है वो नॉन वॉलेटाइल सॉलिड है. जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, जैसे शुगर, जैसे यूरिया, ये सब कैसे है, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड है, विच डजंट फॉर्म एनी वेपर. ये कभी भी कोई वेपर फॉर्म करने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. सो देयर इज नो पार्टिसिपेशन इन राउल्स लॉ. पर जो हमारा कंपोनेंट 1 है, जो हमारा सॉल्वेंट है, जैसे कि हम शुगर को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो जो पानी है वो हमारा सॉल्वेंट हुआ, और जो सॉल्वेंट है वो कैसा है, वॉलेटाइल लिक्विड है. वॉलेटाइल लिक्विड है मतलब वो वेपर फॉर्म करेगा तो उसका कुछ पार्शियल प्रेशर मिलेगा, लेट्स कॉल P1 जितना पार्शियल प्रेशर है, एंड Chi1 इज द मोल फ्रैक्शन. देन अप्लाइंग राउल्स लॉ वी कैन से P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Chi1, एंड एज अ रिजल्ट P1 इज इक्वल्स टू P01 into Chi1, where P01 is partial vapor pressure of component 1 in pure state, जिसका वैल्यू कांस्टेंट ही हो. Okay, so this is the graph regarding Raoult's law for solid in liquid. क्योंकि एक ही कंपोनेंट यहाँ पे वॉलेटाइल है तो यहाँ पे हमने P1 ले लिया है, पार्शियल वेपर प्रेशर, एंड दिस इज योर Chi1, एंड इन दिस केस वी आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम 0 से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, जो आपको बताता है कि अगर आप मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे तो पार्शियल प्रेशर भी इक्वली बढ़ेगा, राइट. और क्योंकि यहाँ पे दूसरा कोई कंपोनेंट वॉलेटाइल है ही नहीं, तो एक ही कंपोनेंट जो हमारा सॉल्वेंट है वही सिर्फ पार्टिसिपेट करने वाला है.
तो यहाँ पे हमारा राउल्स लॉ भी कंप्लीट होता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर NCERT कोर्स एंड दैट इज़ आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन. यहाँ से आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो मैंने बोर्ड पे लिखा है आपको बताने के लिए कि ये किस टाइप से भी पूछे जाएंगे. तो एक है शॉर्ट नोट पूछी जा सकती है ऑन आइडियल सोल्यूशन, कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सोल्यूशन. वो कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं. 3 मार्क्स के लिए आपको शॉर्ट नोट लिखना होता है. या फिर ये आपको डिफ्रेंशिएट बिटवीन आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं. ओके, सो हम लोग दोनों क्वेश्चंस को साइमल्टेनियसली डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट इज आइडियल सोल्यूशन. आइडियल सोल्यूशन किसको बोलते हैं? तो द सोल्यूशन विच ओबेज राउल्स लॉ. राउल्स लॉ क्या है? P1 इज प्रोपोर्शनल टू chi1, P1 इज इक्वल्स टू P01 इंटू chi1, राइट. दिस इज राउल्स लॉ. तो यहाँ पे जो सोल्यूशन राउल्ट के लॉ को ओबे करता है ओवर एंटायर रेंज ऑफ सोल्यूशन, मतलब मैंने अभी सोल्यूशन बनाया और अभी चेक किया P1 इज प्रोपोर्शनल टू chi1 आ रहा है. ओके, P1 का वैल्यू P01 इंटू chi1 के वैल्यू जितना आ रहा है, मतलब मैं बोल सकती हूँ कि माई सोल्यूशन ओबेज राउल्स लॉ राइट नाउ. 10 मिनट के बाद फिर चेक किया, फिर से P1 का वैल्यू P01 इंटू chi1 जितना आ रहा है. ओके, तो वो अभी भी राउल्ट के लॉ को ओबे कर रहा है. ऐसे उसको एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पे ओबे करना है. then only that solution is considered as ideal solution. ओके, पर जो नॉन आइडियल होगा वो क्या करेगा? which doesn't obey Raoult's law over entire range of concentration. शायद ऐसा हो सकता है कि अभी मेरा सोल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करे, पर जैसे मेरा कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा बहुत चेंज होता है और वो राउल्स लॉ को ओबे करना बंद कर देता है, मतलब P1 का वैल्यू P01 इंटू chi1 के वैल्यू से मैच नहीं कर रहा है. दैट मीन्स कि अभी वो सोल्यूशन राउल्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है. देन इट इज़ कंसिडर्ड एज नॉन आइडियल सोल्यूशन. हम बोलेंगे या अभी ये सोल्यूशन आइडियली बिहेव नहीं कर रहा है. Okay, for ideal solution delta H of mixing is equals to 0. Delta H is symbol of change in enthalpy. आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके होंगे. डेल्टा H is H2 minus H1. ओके, एंड डेल्टा H बोलते हैं चेंज इन एंथैल्पी को. तो अगर मैंने सॉल्वेंट को मिक्स किया तो जो मिक्सचर मेरे पास है उसका एंथैल्पी कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए. मतलब सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट मिक्स करने पे ना हीट निकलनी चाहिए ना अब्जॉर्ब होनी चाहिए, उसका चेंज शुड बी 0. बट इन केस ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0. यहाँ पे या हीट इवॉल्व होगी या हीट एब्जॉर्ब होगी, ऐसा कुछ भी हो रहा है तो वो सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन नहीं है. द थर्ड पॉइंट, डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0 फॉर आइडियल सोल्यूशन. नाउ व्हाट इज डेल्टा V? V is symbol of volume, so we can say delta V is change in volume. We can say it is equals to V2 minus V1. So अगर हमारे पास V2 वॉल्यूम है और V1 वॉल्यूम है, दोनों को माइनस करते हैं तो उनका डिफरेंस 0 आना चाहिए. मतलब सोल्यूशन का वॉल्यूम टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए. अगर V2 200 ml है तो V1 भी 200 ml ही होना चाहिए, तभी डिफरेंस 0 आएगा. डिफरेंस 0 आना चाहिए, वैल्यू 0 होना हो इट डजेंट मैटर. ओके, 300 है V2 तो V1 भी 300 होना चाहिए. 2 लीटर है तो ये भी 2 लीटर होना चाहिए. मतलब टाइम के साथ उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए. देन इट इज़ कंसिडर्ड एज आइडियल सोल्यूशन. वाइल इन केस ऑफ नॉन आइडियल डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल्स टू 0. मतलब सोल्यूशन बनने के बाद या तो उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है या तो वो कम हो रहा है, तो ये आइडियल सोल्यूशन नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्स बिटवीन AA इज इक्वल्स टू फोर्स बिटवीन BB इज इक्वल्स टू फोर्स बिटवीन AB. इसका क्या मतलब है कि अगर मेरे पास में कंपोनेंट A रखा है बीकर के अंदर तो यहाँ पे सब मॉलिक्यूल्स A के होंगे, तो यहाँ पे A दूसरे A के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स दूसरे बीकर में B पे लगा रहा है
और उतना ही फोर्स जब दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो ए बी के बीच में हो रहा है। ए बी क्या हो गया, सल्यूशन हो गया। मतलब जब कंपोनेंट ए अकेला है तो ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एग्जैक्टली उतना ही फोर्स दूसरे बीकर में बी के बीच में है और उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर बिटवीन ए एंड बी। मतलब अगर कोई सॉल्यूशन ऐसा है जिसके कंपोनेंट्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम आ रहा है, ए के बीच में, बी के बीच में और ए बी के बीच में, अगर वो फोर्स की वैल्यूज सेम है, इक्वल है, देन इट इज कंसिडर्ड एज आइडियल। वाइल इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, फोर्स बिटवीन ए इज नॉट इक्वल टू फोर्स बिटवीन बी इज नॉट इक्वल टू फोर्स बिटवीन ए बी। मतलब फोर्स का वैल्यू या ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, वो सब केस में सेम नहीं आ रहा है। तो आप बोलोगे कि ऐसा भी कोई सॉल्यूशन होगा जो इतने सारे कंडीशंस को फॉलो करेगा और आइडियली बिहेव करेगा? तो नहीं, ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है जो 100% आइडियली बिहेव करता है। बट येस, देयर आर सर्टन सॉल्यूशंस विच बिहेव आइडियली अंडर सर्टन कंडीशंस लाइक ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन। जब ब्रोमोइथेन को क्लोरोइथेन के साथ मिक्स करते हैं तो लगभग ये सब कंडीशंस को फॉलो करता है। दूसरा एग्जांपल है बेंजीन एंड टोल्यूइन। वाइल इन केस ऑफ नॉन आइडियल, क्योंकि ये सॉल्यूशन राउल्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है, वो नॉन आइडियल है, तो उसके अंदर हम लोग ये बोलेंगे कि राउल्स लॉ से डेविएट हो गया। डेविएट होने का मतलब आपको पता है, किसी रास्ते को हम फॉलो कर रहे हैं, ओके, तो हम डेविएट नहीं हो रहे, हम अपने मन से विचलित नहीं हो रहे। बट अगर हम अपना रास्ता भटक गए, हमें जाना कहीं और है और हम जा कहीं और रहे, तो वी कैन से कि हम डेविएट हो गए। तो इसी तरह से यहाँ जो हमारा सॉल्यूशन है वो नॉन आइडियल है, तो वो राउल्स लॉ से डेविएट करेगा। इट मीन्स दैट P1 इज नॉट इक्वल टू P01 इंटू Chi1। मतलब P1 का वैल्यू या तो P01 इंटू Chi1 से ज़्यादा आ रहा है या तो P01 इंटू Chi1 से कम आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे दो केस बनेंगे कि अगर मेरा सोल्यूशन नॉन आइडियल है तो वो या राउल्स लॉ से पॉजिटिवली डेविएट करेगा या वो राउल्स लॉ से नेगेटिवली डेविएट करेगा। सो व्हाट हैपन्स इन पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिवली डेविएट कर रहा है का मतलब है कि P1 का वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, P1 is greater than P01 into Chi1 in case of positive deviation, while in case of negative deviation P1 is less than P01 into Chi1। अच्छा, मतलब कि पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है P1 का वैल्यू जितना थियोरेटिकली वैल्यू आना चाहिए उससे ज़्यादा आ रहा है। तो सोचो, अभी दिमाग लगाओ कि P1 क्यों ज़्यादा आया। P1 इज़ ग्रेटर देन P01 इंटू Chi1, देन वाई प्रैक्टिकल वेपर प्रेशर इज़ मोर देन द theoretical vapor pressure? The reason is force between AB is less than force between AA and force between BB। हमने ये बात की कि आइडियल सोल्यूशन के अंदर ये सारे फोर्सेस इक्वल होते हैं, बट इन केस ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन दिस फोर्सेस आर नॉट इक्वल। सो एज अ रिजल्ट, क्योंकि वो सेम नहीं है तो या तो वो फोर्स कम होगा AB के अंदर या तो AB का फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। तो जो पॉजिटिव डेविएशन है उसके अंदर AB का फोर्स कम है, मतलब ये AB यहाँ से ये फोर्स वीक है तो ये टूट के ये भी वेपर बनाएगा, ये भी वेपर बनाएगा। एज अ रिजल्ट वेपर ज़्यादा बनेगी, क्योंकि वेपर ज़्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर भी तो ज़्यादा आएगा। तो इसी वजह से आपको पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलेगा। ऐसा किस में होता है? CS2 और एसीटोन का मिक्सचर। व्हाट इज CS2? कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन। इट्स मिक्सचर बिहेव्स as a non-ideal solution which shows positive deviation from Raoult's law, while in case of negative deviation इससे उल्टा होगा कि ये जो A और B का फोर्स है ये इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स है कि ये टूट ही नहीं रहा है। A B को और A B को किसी को छोड़ नहीं रहा है, उसने स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पकड़ रखा है एक दूसरे को। एज अ रिजल्ट ना ये मॉलिक्यूल वेपर बना रहा है ना ये मॉलिक्यूल वेपर बना रहा है, मतलब वेपर नहीं बन रही है, जितनी बननी चाहिए उससे
कम वेपर बन रही है, एज अ रिजल्ट वेपर प्रेशर भी कम आएगा एंड इसी की वजह से आपको नेगेटिवली डेविएशन देखने को मिलेगा। है CHCl3 और our next topic is azeotrophs. After completing Raoult's law and its properties and ideal non-ideal solutions, the next topic we are going to learn is azeotrophs, which can be asked for 2 marks as well as MCQ type of questions. So let's learn what azeotrophs is. तो एजियोट्रोप्स आर बाइनरी मिक्सचर। एजियोट्रोप्स क्या है ये आप अपने दिमाग में पहले बैठाइए कि एक बाइनरी मिक्सचर है। बाइनरी मिक्सचर का मतलब होता है ऐसा मिक्सचर जो 2 कंपोनेंट्स को मिक्स करके बनाया गया है। ओके, 2 कंपोनेंट्स को मिक्स किया तो बाइनरी, 3 को मिक्स किया टर्नरी, 4 को किया क्वार्टरनरी, 4 से ज़्यादा को किया पॉलिनरी। तो यहाँ पे बाइनरी मिक्सचर का मतलब आपको पता चल गया होगा कि बाइनरी मिक्सचर इज़ द वन विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो एजियोट्रोप्स एक बाइनरी मिक्सचर है। कैसा बाइनरी मिक्सचर? सब बाइनरी मिक्सचर्स जैसे होते हैं वैसा ही? नो, binary mixtures having same composition मतलब कितने % कार्बन है, कितने % हाइड्रोजन है, कितने % ऑक्सीजन है, कोई और एलिमेंट है तो वो उसका परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, इसको बोलते हैं कंपोजिशन। which is having same composition in liquid and vapor phase। लिक्विड फेज मतलब जिसके अंदर सब मॉलिक्यूल्स लिक्विड है और वेपर फेज के अंदर सब मॉलिक्यूल्स वेपर होते हैं। ओके, तो बाइनरी मिक्सचर है। एजियोट्रोप्स आर बाइनरी मिक्सचर्स विच आर हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। 2 कंपोनेंट्स का मिक्सचर है तो दोनों कंपोनेंट्स का इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट भी होना चाहिए, पर नहीं, आफ्टर मिक्सिंग ये दोनों एक ही कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर बॉयल करते हैं। सो वी कैन से दे आर हैविंग अ कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। ओके, एंड दे आर हैविंग सेम कंपोजिशन मतलब उसका लिक्विड फेज के अंदर सब मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेज के अंदर होते हैं और गैशियस के अंदर सब गैस होते हैं, तो दोनों के अंदर उसका कंपोजिशन सेम होता है। ऐसे बाइनरी मिक्सचर को हम लोग एजियोट्रोप बोलेंगे। और जो उसके कंपोनेंट्स है इन एजियोट्रोप दैट कैंट बी सेपरेटेड यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करें तब भी हम उसके दोनों कंपोनेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट आउट नहीं कर पाएंगे। ऐसे बाइनरी मिक्सचर को एजियोट्रोप्स बोलते हैं। ओके, सो टाइप्स ऑफ एजियोट्रोप्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स एंड दूसरा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ये कैसे पता चलेगा कि मेरे पास जो एजियोट्रोप है वो मिनिमम बॉइलिंग है या मैक्सिमम बॉइलिंग है? ये पता चलेगा उसके डेविएशन को देख के। अगर राउल्ट के लॉ से लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है आपका सॉल्यूशन, आपका बाइनरी मिक्सचर, अगर राउल्ट के लॉ से लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होगा। ओके, कैसे याद रखोगे आप? मिनिमम बॉइलिंग के अंदर लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, उससे उल्टा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स आर दोज सॉल्यूशंस विच शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करेगा तो वो मैक्सिमम बॉइलिंग हो गया, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो वो मिनिमम बॉइलिंग हो गया। और दोनों के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। एक है इथेनॉल प्लस वाटर। इथेनॉल 95% बाय वॉल्यूम ले लिया, वाटर 5% बाई वॉल्यूम ले लिया। इन दोनों को मिक्स करके हम जो सोल्यूशन बनाएंगे वो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, जिसको हम लोग मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बोल सकते हैं। और
अगर हम HNO3 और वाटर का मिक्सचर ले रहे हैं, HNO3 इज नाइट्रिक एसिड with water. Nitric acid is 68% by mass and water is 32% by mass, and if we mix both of them then we get a solution which is having large negative deviation from Raoult's law, and for which we can say ये maximum boiling azeotrope है और ये एक constant temperature 393.5 केल्विन के ऊपर बॉइल करेगा. ओके, आई होप आपको एजियोट्रॉप समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट टॉपिक इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज. कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज किसको बोलेंगे? तो ये कॉलीगेटिव वर्ड आया है को और लिगैरे, ये दोनों लैटिन वर्ड्स से. ओके, कॉलीगेटिव वर्ड का मतलब है को लिगारे. को का मतलब है टुगेदर एंड लिगारे मीन्स टू बाइंड. एक दूसरे से बाइंड करने वाले प्रॉपर्टीज़ को हम लोग बोलते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू नोट डाउन अबाउट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ इज दैट दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स. हमारे पास जो सल्यूशन है उसके सॉल्वेंट से इसको कोई लेना देना नहीं है. इट डजेंट मैटर हाउ मेनी मोलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट, वाटर के मोलिक्यूल कितने हैं, इट डजेंट मैटर, बट इट मैटर्स कि हाउ मेनी मोलिक्यूल्स आर देयर ऑफ अ सल्यूट. So we can say colligative properties are directly proportional to number of solute particles and inversely proportional to मोलेक्यूलर मास ऑफ सल्यूट. जो भी सल्यूट हमने लिया है उसका मोलेक्यूलर मास अगर बहुत ज़्यादा होगा तो उसकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ का वैल्यू कम होगा. इससे उल्टा अगर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू हाई आ रहा है तो उसका मोलेक्यूलर मास कम होगा. ओके, बिकॉज दे आर हैविंग इनवर्स रिलेशन टू ईच अदर. सो आपको ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है ये भी आज समझ आ जाएगा. हमें अपने सिलेबस के लिए 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ लर्न करनी है जिसका अलग सेपरेट 3 मार्क्स थियोरीज भी इम्पॉर्टेंट है, उनके बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो आप ऐसा कह सकते हो कि इस चैप्टर का बहुत इम्पॉर्टेंट वाला पार्ट यहाँ से शुरू होता है फ्रॉम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़. यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने के चांसेस है, तो आप बहुत अच्छे से ध्यान देना, आपको आ जाएंगे. ओके, आई विल ट्राई टू मेक इट ईजी फॉर यू. 4 colligative properties are there. The first one we have to learn is relative lowering in vapor pressure. The second is elevation in boiling point. Third is depression in freezing point. And fourth is change in osmotic pressure. Now we will learn each and every colligative property in detail and we'll go for its numericals as well. Let's begin with first colligative property, that is relative lowering in vapor pressure. As I have already told you that vapor pressure of pure solvent will be high than vapor pressure of a solution. मतलब आपका प्योर सॉल्वेंट होगा तो उस केस में सरफेस के ऊपर सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे, एज अ रिजल्ट इवापोरेशन ज़्यादा होगा और वेपर ज़्यादा बनेगी, उसकी वजह से वेपर प्रेशर हाई आएगा. जबकि इन केस ऑफ सॉल्यूशन के अंदर क्योंकि सरफेस के ऊपर सॉल्यूट भी होगा, सॉल्वेंट भी होगा, और बिकॉज हमारा जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलाटाइल सॉलिड कंपोनेंट है, वो वेपर प्रेशर के अंदर कोई पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, एज अ रिजल्ट उसका वेपर प्रेशर कम आएगा. मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ज़्यादा आना है और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम आना है. मतलब यहाँ पे हमें लोवरिंग देखने को मिलेगी. वी विल ऑब्जर्व दैट देयर इज high vapor pressure of pure solvent. If we call it P01, then it is always higher than vapor pressure of solution P1. This topic we have already learned and this is the revision point. Now because only one component is volatile liquid, only for component 1 Raoult's law will be applicable. So we can say P1 is directly proportional to Chi1. जैसे राउल्ट ने बोला था कंपोनेंट 1 का वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से. एज वी रिमूव प्रोपोर्शनलिटी वी नीड टू पुट अ कांस्टेंट दैट इज P01. So we get P1 is equals to P01 into Chi1. Now because
P01 इज़ ग्रेटर देन P1, यहाँ से मैंने उठाया है ये वाले इक्वेशन को कि P01 ज़्यादा है P1 से, तो मुझे यहाँ डिफरेंस देखने को मिलेगा। डेल्टा P इज़ व्हाट? डिफरेंस इन पार्शियल वेपर प्रेशर। जो डिफरेंस देखने को मिलेगा उसको हम डेल्टा P से डिनोट करते हैं। देन वी गेट दैट डेल्टा P इज इक्वल्स टू P01 माइनस P1, जो ज़्यादा वेपर प्रेशर है उसमें से कम वेपर प्रेशर को माइनस किया तो हमें डिफरेंस देखने को मिला। अब इसी वाले इक्वेशन में हमें P1 की वैल्यू को रिप्लेस करना है। P1 की वैल्यू क्या है? P01 इंटू Chi1, तो बस मैंने यहाँ P1 की जगह पे P01 इंटू Chi1 को रिप्लेस कर दिया। देन आई गेट डेल्टा P इज इक्वल्स टू P01, ये P01 जैसे का वैसा, P1 की जगह P01 इंटू Chi1 आ गया, तो हमें P01 कॉमन मिलेगा दोनों के अंदर, तो P01 को कॉमन निकाल दिया तो बचता है 1 माइनस Chi1। और क्योंकि Chi1 और Chi2 का टोटल 1 होता है, ये मैंने आपको मोल फ्रैक्शन वाले पॉइंट में दिखाया था, ये आपको बताया था कि Chi1 और Chi2 बाइनरी मिक्सचर्स के लिए ऑलवेज इक्वल्स टू 1। सो वी कैन से कि 1 माइनस Chi1 इज इक्वल्स टू Chi2, सो डेल्टा P इज इक्वल्स टू P01 इंटू Chi2। इस P01 को नीचे ले लेते हैं, अगर हम नीचे ले लेते हैं तो हमें मिलता है, अच्छा पहले हमने डेल्टा P की वैल्यू को रिप्लेस करना है। डेल्टा P क्या है? P01 इंटू P1 है, तो उसको यहाँ रख दिया, P01 माइनस P1 इज इक्वल्स टू P01 इंटू Chi2। अब इस P01 को नीचे ले लिया, P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल्स टू Chi2। तो ये है हमारा रिलेटिव लोअरिंग का एक्सप्रेशन। फॉर्मूला क्या मिला आपको? P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल्स टू Chi2। नाउ व्हाट इज Chi2? मोल ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स। तो अगर कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन है तो कंपोनेंट 2 का मोल ऊपर आएगा, नीचे टोटल मोल आएंगे, क्योंकि बाइनरी में N2 अपॉन N1 प्लस N2। अभी आपको N2 का वैल्यू रिप्लेस करना है, N2 इज W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1। यहाँ पे आपको सब टर्म्स क्या है वो डिफाइन किया गया है। P01 इज पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, P1 इज पार्शियल प्रेशर इन सोल्यूशन, Chi1 एंड Chi2 आर मोल फ्रैक्शन of component 1 and 2, N1 and N2 are number of moles of component 1 and 2, W1 and W2 weight of component 1 and 2, and M1 M2 is molecular mass of numerical based on relative lowering in vapor pressure. Example number 6 from NCERT textbook, you are given vapor pressure of pure benzene, that is component 1, 0.850 bar. Because it is pure state, we will write P01. Weight of non-volatile solid, that is W2. Weight of benzene is 39 gram, that is W1. Component 1 का weight है. Molecular mass of benzene 78. Vapor pressure of solution is 0.7845 bar, that is P1. And you have to find M2, that is molecular mass of component 2. अगर आपने ये सारे टर्म्स अच्छे से किए हैं तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है और आपको क्या फाइंड करना है। तो इतना समराइज करने से आपको पता चलेगा, यू नीड टू put the expression that we derived just now, that is P01 minus P1 upon P01 is equals to W2 upon M2 into M1 upon W1. We know P01 0.850, from here we have put it. So by putting all this value in this formula, 0.850 is the वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, दैट इज P01 माइनस P1 की जगह पे हम लोग पुट करेंगे 0.845 बार प्रेशर। फिर से P01 का वैल्यू, W2 का वैल्यू पुट करेंगे 0.5 ग्राम। M2 हमें फाइंड करना है, इंटू 78 इज M1। M1 मतलब क्या है? ये मोलिकुलर मास बेंजीन का है, बेंजीन हमारा कंपोनेंट 1 है, उसका वैल्यू पुट किया और बेंजीन का वेट पुट किया, और जैसे ही हम ये कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ M2, दैट इज 170 ग्राम पर मोल। इस तरह के क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स के अंदर पूछे जा सकते हैं, और MCQ सॉल्व करने के लिए भी ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही अच्छे वीडियोस पोस्ट करती रहूं और केमिस्ट्री आपके लिए इजी करती रहूं, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।